हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि हमारे वीडियो क्लिप को आप नियमित रूप से देख रहे होंगे तो पिछला वीडियो क्लिप हमारा घर्षण कोण एवं स्थैतिज घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण में संबंधित था। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है आनत तल पर घर्षण बल। तो जैसा कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई पिंड किसी तल के संपर्क में हो तो यदि पिंड में गति होती है तो उस गति का विरोध संपर्क में हुए तल के द्वारा होता है, और जो ये विरोध होता है उसी विरोध को हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। और यदि स्थिर अवस्था में वस्तु है और उस पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक विरोध होता है। उस विरोध को हम क्या कहते हैं? स्थैतिज घर्षण कहते हैं। और जितने बल से विरोध होता है उस बल को स्थैतिज घर्षण बल कहते हैं। जैसे जैसे हम बल का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्थैतिज घर्षण का मान लगाए गए बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारा आरोपित बल अधिकतम हो जाता है और उससे अधिक यदि हम आरोपित बल लगाते हैं तो वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है। तो वस्तु के स्थिर अवस्था में जो अधिकतम आरोपित बल होता है, अगर वो F है तो उस F का मान अधिकतम आरोपित बल, जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु गति की अवस्था में आती है। तो स्थिर अवस्था में जो अधिकतम आरोपित बल F होता है उसका मान स्थैतिज उसी के बराबर परंतु विपरीत दिशा में स्थैतिज घर्षण बल लगता है। और इस अवस्था में जो स्थैतिज घर्षण बल होता है उसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और इसका मान जो होता है वो होता है म्यू एस इंटू आर के बराबर। यहाँ पर आर क्या है? ये आर जो है यहाँ पर आर तल के लंबवत प्रतिक्रिया बल है। इसी को आप अविलंबवत प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जैसे यदि हम ये कोई तल हो और इस पर कोई ब्लॉक रखा हो इस तरह से, तो ब्लॉक का भार mg नीचे की ओर होगा और तल के द्वारा अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर r लगेगा। तो यही r का अगर हम म्यू एस में गुणा कर देते हैं तो सीमांत घर्षण बल निकल के आता है। वो सीमांत घर्षण बल तब होता है जब आरोपित बल का मान वस्तु के स्थिर अवस्था में अधिकतम होता है। वस्तु के स्थिर अवस्था में अधिकतम बल का मान जितना होता है उतना ही इस बल के विपरीत दिशा में स्थैतिज घर्षण बल होता है। और अब इस घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं और उसका मान आप लिख लेते हैं म्यू एस इंटू आर। और इस सीमांत घर्षण बल को भी एफ एस कहते हैं। तो एफ एस बराबर लिख लेते हैं म्यू एस इंटू आर। ठीक है। किसी वस्तु पर जब हम स्थिर अवस्था में बल लगाते हैं तो इस बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कौन सा बल लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, स्थैतिज घर्षण बल लगता है। और जैसे जैसे हम बल का मान बढ़ाते जाते हैं
वैसे वैसे स्थैतिज घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है और इस आरोपित बल के बराबर रहता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब इस बल का मान बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम कर देते हैं, उससे अधिक अगर करते हैं तो वस्तु क्या होती है, गतिशील होने लगती है। तो इसी स्थिर अवस्था में जो अधिकतम आरोपित बल होता है, इसी बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में जो स्थैतिज घर्षण बल लगता है, उसी को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और इसका सीमांत घर्षण बल का मान जो होता है वो Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू आर होता है। यहाँ पर Fs वह स्थैतिज घर्षण बल है जिसका नाम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यानी सीमांत घर्षण बल बराबर क्या हो जाता है, म्यू एस इंटू आर। यहाँ पर आर क्या है, तल के लंबवत ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया है। तो सीमांत घर्षण बल का मान निकालने के लिए हमको ये देखना आवश्यक है कि जो तल है उसके लंबवत कितना बल लग रहा है, उसके लंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी लग रही है। तो उस अभिलंब प्रतिक्रिया में हम इस म्यू एस का गुणा करते हैं। इसके पहले हम बता चुके हैं कि म्यू एस जो होता है, म्यू एस जो है वो स्थैतिज घर्षण गुणांक। म्यू एस क्या है, स्थैतिज घर्षण गुणांक। तो इस तरह से हम सीमांत घर्षण बल का मान निकाल सकते हैं, जो होता है Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। ये सीमांत घर्षण बल तब होता है जब आरोपित बल का मान बढ़ाते बढ़ाते आप अधिकतम अवस्था में कर देते हैं, बढ़ाते बढ़ाते इसका मान अधिकतम कर देते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम बल आरोपित करते हैं तो वस्तु स्थिर नहीं रह पाती है, गतिशील हो जाती है। तो स्थिर अवस्था में जो अधिकतम आरोपित बल होता है उस बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में जो स्थैतिज घर्षण बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और इसका मान जो होता है वो म्यू एस इंटू आर के बराबर होता है, जहाँ आर तल के लंबवत प्रतिक्रिया बल है, तल ये है तो इसके लंबवत प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, और म्यू एस जो है वो स्थैतिज घर्षण गुणांक। इतना आप देख चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यदि जो तल है वो आनत हो, आनत का मतलब कि क्षैतिज से कुछ झुका हो, जो तल है वो क्षैतिज से कुछ झुका हुआ है। जैसे ये क्षैतिज है, इससे झुका हुआ ये तल है, थीटा अंश पर झुका हुआ तल है, ठीक है। और इस पर एक ब्लॉक यम द्रव्यमान का रखा हुआ है। जब यम द्रव्यमान का ब्लॉक रखा हुआ है तो उसका भार, किसी भी वस्तु का भार हमेशा उसके द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। तो ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान m है तो उसका भार mg नीचे की ओर होगा। यहाँ तक आपको समझ लेना चाहिए कि ये यम द्रव्यमान का वस्तु है और ये इस आनत तल पर, झुके हुए तल पे रखा हुआ है, तो उसका भार नीचे की तरफ काम करेगा। और हमको सीमांत घर्षण बल निकालने के लिए क्या चाहिए, इस जिस तल पर वस्तु रखी गई है, जिस तल पर वस्तु रखी गई है उस तल के द्वारा तल के लंबवत जो प्रतिक्रिया लग रहा है आर, वो हमको चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि सीमांत घर्षण बल का मान जो होता है वो म्यू एस इंटू आर के बराबर होता है, और आर जो होता है वो इस तल के लंबवत जो प्रतिक्रिया होती है उसके बराबर होता है। तो अब हमको इस टॉपिक में हमको ये चाहिए कि इस तल के लंबवत जो अभिलंब प्रतिक्रिया आर है, या इस तल के लंबवत जो प्रतिक्रिया आर है उसका मान कितना होगा। अगर वो हम मान निकाल लेते हैं तो हम Fs सीमांत घर्षण बल Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू आर लिख सकते हैं। तो इस के लंबवत हमको अभिलंब प्रतिक्रिया निकालने के लिए ये जो भार mg है, ये जो भार mg है उसको दो घटक में बांटेंगे। एक घटक इस आनत तल के अनुदिश, इस आनत तल के अनुदिश ये वाला होगा, और दूसरा घटक इस आनत तल के लंबवत ये वाला होगा। या हम कह लें कि अगर इस दिशा में एक mg भार है तो
इस दिशा में उसका घटक और इस दिशा में उसका घटक अगर हम निकालना चाहें तो ये घटक हो जाएगा mg cos थीटा और ये घटक हो जाएगा mg sin थीटा। और थीटा कौन सा कोण है? थीटा हमारा ये कोण है। अगर ये कोण थीटा है तो ये हमारा mg cos थीटा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। कैसे? ये हम इसका घटक निकालना है तो इसको हम कर्ण मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, और कर्ण मान करके इस दिशा में एक घटक और इस दिशा में एक घटक खींचते हैं और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री कर देते हैं। ये इस mg का दो घटक हुआ, ये दिशा में और इस दिशा में, ये कोण थीटा है। तो आप जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास ये वाला घटक है और कर्ण हमारे पास ये वाला घटक है। तो हमको अगर आधार को निकालना होगा और ये कर्ण mg है तो आधार इक्वल टू क्या लिख देंगे आप? आधार बराबर mg cos थीटा। तो आधार हमारा इस त्रिभुज में यही है, ये कोण है, तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो ये आधार का मान mg cos थीटा के बराबर होगा, यानी ये घटक जो होगा mg cos थीटा होगा और ये लंब है। तो sin थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं? sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, और कर्ण का मान कितना है? mg है, कर्ण mg है, तो लिखेंगे लंब बटा mg। तो लंब का क्या हो जाएगा? यहाँ से लंब बराबर mg sin थीटा। तो इस दिशा में जो घटक होगा वो mg sin थीटा होगा। ये दिशा देखिए और ये दिशा देखिए, दोनों एक ही है। तो अगर इस दिशा में mg sin थीटा होगा तो इस दिशा में भी mg sin थीटा होगा। अब यहाँ पर हम आके देखते हैं कि ये कोण अगर थीटा हो तो ये वाला घटक ये आधार कहा जाएगा, तो mg cos थीटा होगा, और ये mg sin थीटा होगा। अगर ये mg sin थीटा है तो ये भी mg sin थीटा होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये mg sin थीटा होगा और ये mg cos थीटा होगा। अब ये थीटा कैसे होगा उसको देखना है। ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा कैसे होगा उसको देखना है। तो इसको देखने के लिए हम जैसे एक लाइन ये लेते हैं और दूसरी लाइन ये लेते हैं, दोनों के बीच का कोण थीटा, ठीक। ये हमारा इस लाइन पर लंब है और यहां से यहां पर इस लाइन पर जो लंब खींचेंगे ये, तो इस लंब और इस लंब के बीच का कोण कितना होगा उसको हमको देखना है। तो अगर दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तो दोनों पर लंब खींचेंगे तो लंबों के बीच का कोण भी थीटा होगा, ये हम जानते हैं। तो ये रेखा है और ये रेखा है, दोनों के बीच का कोण कितना थीटा है। तो इस रेखा पर अगर लंब खींचे तो ये वाली लाइन जो होगी क्या होगी? ये लंब होगी, ये वाली लाइन लंब है, और ये वाली लाइन इस पर लंब है। इस रेखा पर ये वाली लाइन लंब है और इस रेखा पर ये वाली लंब है। तो ये लंब और इस लंब के बीच का कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। तो इस तरह से ये कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो अगर ये कोण थीटा हो गया तो ये mg cos थीटा होगा और ये mg sin थीटा होगा। यानी इस mg का एक घटक mg cos थीटा इस आनत तल के लंबवत होगा और एक घटक mg sin थीटा इस आनत तल के अनुदिश होगा। तो इस mg का हम दो घटक निकाल लिए, mg cos थीटा आनत तल के लंबवत और mg sin थीटा आनत तल के अनुदिश। तो ये mg cos थीटा इस आनत तल के लंबवत हो गया और mg sin थीटा आनत तल के अनुदिश हो गया। और हमारा जो r है, इस तल के लंबवत जो फोर्स mg cos थीटा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में और उतने ही बराबर ही r होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया होगा। यानी हम फिर कह लें कि इस आनत तल पर ये ब्लॉक जो बल लगा रहा है वो mg cos थीटा लगा रहा है। ये आनत तल है, इस पर बल mg cos थीटा है और इसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में r होगा, उसका मान भी क्या होगा? mg cos थीटा। अब mg cos थीटा प्रतिक्रिया हो गया और mg sin थीटा, ये mg sin थीटा इस दिशा में बल लग रहा है। तो इस दिशा में जो बल लगाएगा वो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ गतिशील करने का प्रयास करेगा। यानी जैसे इस F को हम लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक आगे की तरफ जाने का प्रयास करेगा। उसी तरह से इस आनत तल पर
ये mg sin थीटा बल क्या करेगा, इसको आगे की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। तो आरोपित बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में जो स्थैतिक घर्षण बल रहेगा वो इसको रोकने का प्रयास करेगा, और mg sin थीटा क्या होगा, इसको चलाने का प्रयास करेगा। अगर ये mg sin थीटा का मान इतना हो जाए, अगर ये mg sin थीटा का मान इतना हो जाए कि ये चलने वाला हो, तो स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम होगा, सीमांत घर्षण बल के बराबर होगा। फिर से ये mg sin थीटा का मान एक तरह से आरोपित बल है जो इस पिंड को, इस ब्लॉक को नीचे की तरफ लाने का प्रयास करेगा, और इसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में स्थैतिक घर्षण बल लगता है। अगर mg sin थीटा का मान बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि ये ब्लॉक चलने की स्थिति में हो जाए, तो जो स्थैतिक घर्षण बल लगेगा वो स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होगा, सीमांत घर्षण बल के बराबर हो जाएगा। और सीमांत घर्षण बल के बराबर होने का मतलब ये होता है कि जो आरोपित बल होगा वो सीमांत घर्षण बल के बराबर हो जाएगा और वस्तु संतुलन की अवस्था में होगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा ये आरोपित बल होगा और इसी के बराबर क्या लगेगा, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। अब जो है mg sin थीटा अधिकतम मान होगा इसका, अधिकतम आरोपित बल। जब mg sin थीटा होगा तो इस स्थिति में इसका मान सीमांत घर्षण बल के बराबर हो जाएगा, और सीमांत घर्षण बल का मान आप क्या लिखते हैं, म्यू एस इंटू आर लिखते हैं। यानी सीमांत घर्षण बल का मान mg sin थीटा के बराबर होगा और सीमांत घर्षण बल का मान म्यू एस इंटू आर के बराबर होता है। तो आप लिख देंगे कि mg sin थीटा इक्वल टू क्या, म्यू एस इंटू आर, और आर का मान यहां से क्या है, mg cos थीटा के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, mg sin थीटा बराबर म्यू एस इंटू mg cos थीटा, और यहां से म्यू एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg sin थीटा और बटा mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। यानी आनत तल पर यदि पिंड फिसलने वाला होता है तो ऐसी स्थिति में जो tan थीटा का मान होता है, इस tan थीटा का मान होता है, इस थीटा का tan होता है, वो बराबर होता है इस स्थैतिक घर्षण गुणांक के। तो यही आप लोगों को देखना था कि आनत तल पर यदि कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो सीमांत घर्षण बल का मान कितना होगा, वो मान हो जाता है म्यू एस इंटू mg cos थीटा, और इसी सीमांत घर्षण बल का मान, इसी सीमांत घर्षण बल का मान आरोपित बल के बराबर होता है mg sin थीटा के बराबर होता है। तो mg sin थीटा बराबर म्यू एस इंटू mg cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा यानी tan थीटा। तो आनत तल पर यदि कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो उस ब्लॉक के फिसलने की स्थिति में, उस ब्लॉक के संतुलन की अवस्था में जो होता है वो उस स्थिति में स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान जो है tan थीटा के बराबर होता है। अब आगे ये टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद एक टॉपिक बचता है कि घर्षण बल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो घर्षण बल का इंपॉर्टेंस यह है कि जैसे हम पृथ्वी पर बिना घर्षण के चल नहीं पाते, अगर घर्षण न हो तो हम पृथ्वी को पीछे की तरफ पुश करें और घर्षण बल न लगे तो हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए चिकने समतल पर चलना मुश्किल होता है। दूसरा, घर्षण के कारण ही हम साइकिल को, स्कूटर को पृथ्वी पर चला सकते हैं। अगर फर्श चिकना होता है, साइकिल के चक्के और फर्श के बीच कोई घर्षण ना हो तो वहाँ पर साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना या स्कूटर चलाना आसान नहीं होता है। तो घर्षण बल के कारण हम किसी वस्तु को गति की अवस्था में ला सकते हैं, किसी वस्तु में गति ला सकते हैं, और एक कील को हम अगर दीवार में ठोकना चाहते हैं, दीवार में गाड़ना चाहते हैं, तो अगर उसमें घर्षण न हो तो वो आसानी से गड़ तो जाएगा लेकिन वो वहाँ पर स्थायी रूप से नहीं रह पाएगा। यानी घर्षण बल के कारण हम किसी दीवार में कील को गाड़ सकते हैं, घर्षण बल न हो तो कील अस्थायी नहीं हो सकता है। घर्षण के कारण हमारा पृथ्वी पर चलना आसान होता है, घर्षण के कारण हम
स्कूटर मोटरसाइकिल को चला सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। जरा सोचिए, ब्रेक शूज और मोटरसाइकिल के ड्रम के बीच घर्षण ना हो तो ब्रेक मारने पर स्कूटर नहीं रुक सकती है। इसी प्रकार से और तमाम एग्जाम्पल हैं जो घर्षण बल के कारण ही संभव हो पाते हैं, और घर्षण बल से हानियां भी हैं। जैसे कल पुर्जों के बीच घर्षण बल होने के कारण ऊर्जा, दी गई ऊर्जा का व्यय घर्षण बल के विरुद्ध होता है। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिसके चलने से जो दी गई ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और साथ ही घर्षण के कारण जो यंत्र होते हैं उसमें के यंत्र उसके पुर्जों में घिसावट आती है, और घिसावट आने से हमारा जो फाइनेंशियल लॉस होता है तो घर्षण के कारण होता है। तो घर्षण के कारण हानि है कि हमारा जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। दूसरा, हमारे किसी भी यंत्र में जो कल पुर्जे होते हैं उस कल पुर्जे में घिसावट आ जाती है। और घर्षण से लाभ क्या होता है कि हम किसी गाड़ी को चला सकते हैं, उसको रेख सकते हैं, घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। तो ये हमारे घर्षण संबंधित कुछ लाभ एवं हानियां हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक आनत तल पर किसी ब्लॉक और आनत तल के बीच घर्षण, सीमांत घर्षण बल का मान क्या होता है, और स्थैतिक घर्षण बल और आनत तल के कोण में क्या संबंध होता है, इसको आपने देखा। तो यहाँ से ये हमारा आज का चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो क्लिप में हम इस चैप्टर से संबंधित अंकित क्वेश्चन को करेंगे। तो आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।